हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए चलाई गई इस टेस्ट सीरीज के पार्ट 8 को डिस्कस किया जा रहा है और इसके अंतर्गत पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को अभी कवर कराया जा रहा है। इसके पहले इसके एक क्लासेस हो चुकी है। आज की क्लास में आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। आज का अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न है कि संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ए है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए सामान्य कार्य हेतु समान वेतन। बी है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। सी है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। और डी है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन और काम की मानवीय दशाएं सुनिश्चित करना। प्रश्न ये कह रहा है कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो देख लेंगे ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। और ये किस आर्टिकल में है? ये जो है आर्टिकल 43 ए में है। तो देख लेंगे। अब हम और भी ऐसे नीति निर्देशक तत्व जो जोड़े गए हैं देख लेंगे 42वें संविधान संशोधन के ही द्वारा। तो एक हम देख लेंगे आर्टिकल 39 ए। ये जो है कि निशुल्क कानूनी सहायता, गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता जो है कि प्रदान करना, ये उससे संबंधित है। आगे हम देख लेंगे, आगे एक और जोड़ा गया था, ये है 48 ए, आर्टिकल 48 ए। इसमें जो है कि पर्यावरण की रक्षा व सुधार करने की बात कही गई है। पर्यावरण की रक्षा वो सुधार। इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो आर्टिकल हो जाएगा 43 ए, 39 ए और 48 ए, ये जो है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। अब डीपीएसपी को हम देख लें तो ये जो है संविधान के भाग 4 में है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग 4 में है संविधान के, और इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है 36 से 51 तक अनुच्छेद इसके अंतर्गत दिए गए हैं। और नीति निषेध तत्व जो लिए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि संविधान में संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा इसमें सही नहीं है? और इसमें हम कथन को देखेंगे। कथन ए है निजी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकते हैं। बी है गोलकनाथवाद जो कि 1967 में जो है कि संविधान की आधारभूत संरचना की अवधारणा को अपनाया गया था। सी है राज्य विधानमंडल के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। और डी है संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए संसद की संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है। तो देखेंगे इसमें से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है, और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ये कह रहा है कि गोलकनाथवाद किस में जो है संविधान की आधारभूत संरचना की अवधारणा को अपनाया गया था। ये कथन जो हो जाएगा वो सही नहीं है। अब हम देख लेंगे संविधान संशोधन को। तो संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में जो है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को जो है कि इसमें बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत देखेंगे तो इसमें 2 प्रकार के संशोधन के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। उसमें हम देख लेते हैं ये दोनों प्रकार कौन-कौन से हैं। तो एक दिया गया है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। और दूसरा इसमें दिया गया है कि संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और आधे राज्यों के विधानमंडलों के सामान्य बहुमत से सामान्य बहुमत के अनुसमर्थन के द्वारा। तो इसमें विशेष बहुमत प्लस जो है आधे राज्यों के
आधे राज्यों के विधानमंडलों के सामान्य बहुमत से। तो ये 2 प्रकार के हो गए कि इसमें जो है कि अनुच्छेद 368 जो है कि 2 प्रकार के संशोधन का प्रावधान करता है। अब हम इसमें देखेंगे संविधान के जो है कि कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये और इसको जो है कि अनुच्छेद 368 के तहत इसको संशोधन नहीं माना जाता है। संशोधन के तहत हम इसी को देखेंगे, यानी कि जो साधारण संविधान संशोधन है, उसको 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। और विशेष बहुमत से हम देखेंगे तो ये जो है कि संसद द्वारा जो है कि विशेष बहुमत से इसको इसमें रखते हैं और जो है कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के सामान्य बहुमत से इन दोनों को जो है कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम देखें तो जो है कि कौन ये विधेयक पेश कर सकता है, तो संवैधानिक संशोधन विधेयक या तो एक मंत्री या एक निजी सदस्य दोनों के द्वारा जो है पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की जो है कि पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये पहला कथन जो है कि निजी सदस्य संविधान में संशोधन विधेयक पेश कर सकते हैं, ये जो है कि सही हो जाएगा। अब दूसरा इसमें कथन कह रहा है गोलकनाथवाद की संविधान की आधारभूत संरचना की अवधारणा को अपनाया गया था। तो ये कथन गलत है। इसको हम समझ लेंगे गोलकनाथवाद को। तो गोलकनाथवाद जो है कि 1967 में उच्चतम न्यायालय ने जो है मौलिक अधिकारों को इसमें ये कहा था कि ये जो है इसको जो है कि अपरिवर्तनीय माना था और संसद ने कहा था कि इन अधिकारों में किसी को भी न तो इन अधिकारों को जो है कि ना तो किसी तरीके से समाप्त किया जा सकता है, ना इसमें कमी किया जा सकता है। ये गोलकनाथवाद में कहा गया था कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हैं, अपरिवर्तनीय है तथा अनुलंघनीय है। इसको ये माना गया था और इसमें जो है कि किसी प्रकार इसमें किसी भी मौलिक अधिकार को ना तो समाप्त कर सकती है संसद, ना तो समाप्त किए जा सकते हैं और ना ही कम किए जा सकते हैं। ये गोलकनाथवाद में माना गया था और इसको जो है कि किस आर्टिकल में इसको रखा गया है, तो आर्टिकल 13 में रखा गया है और इसमें ये कहा गया है कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। और अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद आता है केशवानंद भारतीवाद, जो कि केशवानंद भारतीवाद जो कि 1973 में आता है और इसमें जो है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इसमें अ, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा गोलकनाथवाद के निर्णय को पलट दिया जाता है। इसमें हम देखेंगे तो इसमें जो है कि गोलकनाथवाद को पलट दिया जाता है और आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया जाता है। यानी कि जो संविधान के जो है कि आधारभूत तत्व हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार यहाँ ये कह रहा है कि ये चीज़ जो है आधारभूत संरचना ये गोलकनाथवाद में कही गई थी, तो इसीलिए ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ये गोलकनाथवाद में नहीं बल्कि ये जो है कि केशवानंद भारतीवाद में ये बात कही गई थी। अब इसमें तीसरा है कि राज्य विधानमंडल के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने की कोई समय सीमा नहीं है। तो देखेंगे संविधान जो है उस समय सीमा को निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर जो है राज्य विधानसभाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधन की पुष्टि या फिर उसे अस्वीकार करना होता है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा। और चौथा है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए संसद की संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है। तो जो है इसका भी कोई प्रावधान नहीं है कि जो है कि गतिरोध उत्पन्न होने पे संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में गतिरोध किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होने पे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित होने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये तीनों कथन सही हो जाएँगे और ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये सही उत्तर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहला कथन है इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है और दूसरा है कि वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भारत की अखंडता एवं राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। देखेंगे इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो।
इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल इसमें से जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है, केवल 2। इसको हम समझ लेंगे। देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस प्रकार ये कथन गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें हम देखें तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है केवल, और प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये इसके अंतर्गत ही आती है, यानी कि इसमें कोई जो है कि विशेष उल्लेख इसका नहीं है, और ये जो है कि वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया है। तो इस प्रकार हम देखेंगे पहला कथन सही नहीं है। और दूसरा हम देखें तो दूसरा हम देख लेंगे तो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भारत की अखंडता एवं राज्य की सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। तो ये जो है कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये स्वतंत्रता दी गई है, वो अगर जो है कि बात भारत की अखंडता की हो तथा राज्य की सुरक्षा की हो तो इन पर जो है कि प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसे संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसमें देखा गया कि 300 जो है कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 2 तरह के जो है कि संशोधन बताए गए थे, और उसमें जो है कि एक ये भी था कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति का निर्वाचन, बी है मौलिक अधिकार, सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और डी है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित छठी अनुसूची। अब इसमें ये देखेंगे कि इसमें से निम्नलिखित ये जो प्रावधान दिए गए हैं उसमें से जो है कि संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा किसको संशोधित किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इस प्रकार से किया जाता है। इसमें हम देखेंगे कि संविधान के वह प्रावधान जो कि राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित है, वो संसद के विशेष बहुमत द्वारा और राज्य के जो है आधे राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जाते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं, और ये कौन से हैं जो राज्य व्यवस्था के जितने भी संघीय ढांचे हैं वो जो है कि इस प्रकार से उनमें जो है कि संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, और इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार हम अन्य को भी देख लेते हैं कि और इसी प्रकार के हम अन्य संविधान संशोधन को देख लेंगे जो कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन के द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। एक तो हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, और इसी के साथ हम देखेंगे संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसमें हम देख लेंगे संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, और दूसरा हम देख लेंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधित, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधित। और आगे हम देखेंगे संघ और राज्यों के बीच जो भी विधायी शक्तियों का वितरण है, संघ प्लस राज्यों में जो भी विधायी शक्तियों का वितरण है। उसी प्रकार आगे हम इसमें देख सकते हैं 7वीं अनुसूची में शामिल कोई भी सूची, 7वीं अनुसूची में शामिल कोई भी सूची। आगे हम देखेंगे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अर्थात इन सब के लिए जो है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। आगे हम देखें संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन कैसे होता है, यानी केवल उसमें विशेष बहुमत के द्वारा होगा, आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी। तो विशेष बहुमत को केवल देखें तो संविधान में अधिकांश जो प्रावधान है वो संसद के विशेष बहुमत के द्वारा ही उनमें संशोधन किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो इसमें ये किस प्रकार से किया जाता है, तो प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या, प्रत्येक सदन की कुल
सदस्य संख्या प्लस उपस्थित तथा मतदान करने वाले, उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। तो इस प्रकार ये जो है कि किया जाता है विशेष बहुमत से संविधान संशोधन। और इसमें कुल सदस्य संख्या जो लिखा है कि प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या, तो ये कुल सदस्य संख्या क्या अर्थ है कि सदन में सदस्यों की निर्धारित कुल संख्या, भले ही उसमें से भी किसी कारण से कोई सदस्य जो है कि अनुपस्थित क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो है कि उनको गिना जाएगा। तो और इस प्रकार जो है कि जिन प्रावधानों को इसमें शामिल किया जाता है यानी संसद के विशेष बहुमत द्वारा, तो उसमें हम इसमें देख सकते हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों इसमें शामिल हैं विशेष बहुमत में। तो इस प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, अगला है कि राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, बी है लोकसभा द्वारा अपनी कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, सी है राज्यसभा द्वारा अपनी कुल सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए, और डी है राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय हित में देखें तो भारत की जो संसद है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए, तो जो है राष्ट्रीय हित में भारत की संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। अब हम देख लेंगे संविधान की 7वीं अनुसूची। तो अगर हम संविधान की 7वीं अनुसूची को देखें, संविधान की 7वीं अनुसूची को हम इसमें देखें तो इसमें जो है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी विषयों के 3 सूचियों का इसमें उल्लेख किया गया है। एक हो जाएगा संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। तो 3 प्रकार की इसमें सूचियों का उल्लेख किया गया है, और कुछ परिस्थितियों को छोड़कर राज्यों को जो है राज्य सूची के विषयों पर पूरा अधिकार है। यानी कि कुछ अगर चीजों को छोड़ दिया जाए जिसमें केंद्र का हस्तक्षेप होता है, तो और अन्य सभी विषयों पर जो है कि जो राज्य सूची है के अंतर्गत जो है कि राज्य में कानून बनाने विषय को जो है कि किसी भी प्रकार का पूरा अधिकार इनको प्राप्त है, इनका पूरा अधिकार क्षेत्र है। इसी प्रकार हम इसमें देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 को। तो इसके अंतर्गत भी अगर हम देखें तो राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने हेतु संसद को अधिकृत कर सकती है। तो ये जो है कि इससे संबंधित एक आर्टिकल हो गया। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें हम देख लेंगे राष्ट्रपति शासन के से जो है कि संबंधित ये प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है, और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा उसको देखेंगे। कथन पहले देख लेंगे। कथन एक है राज्य विधानसभा का विघटन, दूसरा है राज्य की मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, और तीसरा है स्थानीय निकायों का विघटन। और इसमें विकल्पों को देखें तो विकल्प ए है 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है 2 और 3, और डी है 1, 2 और 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसमें जो
इसके परिणामों का होना आवश्यक, कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन 1, 3 सही हो जाएगा, यानी राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों के विघटन की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब राष्ट्रपति शासन को देख लेते हैं, तो राष्ट्रपति शासन जो है ये अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में लगाया जा सकता है। और अगर ऐसी और इस कैसे लगाया जा सकता है, तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें राज्य सरकार का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो, संविधान के अनुसार जो है शासन नहीं चलाया जा रहा हो, तब जो है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है। इसमें हम देखेंगे संसद के प्रत्येक सदस्य जो है कि संसद के प्रत्येक सदन के सामने ये जो है कि रखा जा सकता है और घोषणा जारी होने की तिथि से 2 महीने की अवधि में दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। जैसे हम ये कह सकते हैं, जब भी राष्ट्रपति शासन लगे, अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो 2 महीने अगर अगर उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो 2 महीने के अंदर ही 2 महीने की अवधि में ही दोनों सदनों के द्वारा उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। अगर इसका अनुमोदन हो जाएगा दोनों सदनों के द्वारा, तो ये जो है 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया जाएगा, यानी अगले 6 महीने तक ये फिर जारी रह सकता है और इसे जो है कि प्रत्येक 6 माह में संसद की ही स्वीकृति से अधिकतम 3 वर्षों तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं राष्ट्रपति शासन को। देखेंगे राष्ट्रपति शासन, तो ये जो है कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत है और हम इसमें देखेंगे कि अगर राज्य सरकार का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाता है, तब जो है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। इसको हम देखें तो अगर एक बार राष्ट्रपति शासन लग गया, तो आगे जो है 2 महीने के अंदर इसका अनुमोदन होना चाहिए, अगर इसको और भी बढ़ाया जाना है तो। और उसके बाद जो है कि आगे इसको 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है और 6-6 माह करके इसको लगातार जो है कि 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के लिए जो है कि इन परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पहला कथन है, प्रधानमंत्री नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है, जबकि राष्ट्रपति वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है। दूसरा है, मंत्रिपरिषद द्वारा ली गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। और कौन सा इसमें से सही है? ऑप्शन देखेंगे, ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। इसमें हम संसदीय प्रणाली के संदर्भ में देखेंगे और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा इसमें जो कथन दिया हुआ है वही सही है। अब कैसे इसको हम देखेंगे, तो जो संसदीय प्रणाली है अ, इसमें जो है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का जो है कि कार्यकारी विधिक या फिर विधिक अधिकारी होता है। तो जो इसमें राष्ट्रपति है वो वास्तविक कार्यकारी नहीं है, बल्कि ये नाम मात्र का है और प्रधानमंत्री जो है ये जो है कि वास्तविक कार्यकारी है। तो ये यहाँ उल्टा जो है कि दिया हुआ है, इसलिए ये जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और इसमें आर्टिकल 74 को देखें तो अनुच्छेद 74 में आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को उसके कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता एवं सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद का प्रावधान जो है कि आर्टिकल 74 में किया गया है और यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तो इस प्रकार ये दूसरा कथन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और इसमें हम देख लेंगे ए, यह संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर घोषित किया जाता है। आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में बी है, यह भारतीय संविधान के संघीय चरित्र का उल्लंघन करता है। सी है, भारत में इस प्रकार का आपातकाल 2 बार घोषित किया जा चुका है और डी है उपरोक्त सभी। इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यह भारतीय संविधान के संघीय चरित्र का उल्लंघन करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम आपातकाल को समझ लेंगे कि आपातकाल जो है कि क्या है। तो आपातकाल की घोषणा और संविधान में जो है कि 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है और इसमें हम देख सकते हैं पहला हो जाएगा अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। इसके अंतर्गत हम देखें तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है इसकी घोषणा की जाती है 352 के तहत और इसे जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें तो इसमें संशोधन भी किया गया है, तो देखेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा जो है अ, सशस्त्र विद्रोह शब्द को इसमें लाया गया और इसके पहले हम देखें तो इसके पहले जो शब्द इसके स्थान पे था वो था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, तो इसके स्थान पर जो है 44वें संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हो गया पहला यानी 352 जिसको कि राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अब हम दूसरा देख लेंगे आर्टिकल, ये हो गया 352। दूसरा आर्टिकल हम देख लेंगे तो 356 जिसको जो है कि राष्ट्रपति शासन कहते हैं और इसको जो है कि राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। ये हो गया 356 और तो राष्ट्रपति शासन में देखें तो इसमें जो है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है और ये जो है कि अनुच्छेद 356 में है संविधान के। इन्हें 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसको हम कह सकते हैं राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है। उसी प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल को देखेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए जो है कि आपातकाल की घोषणा का भी जो है कि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को अगर हम देखें तो ये प्रश्न जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में है। ये प्रश्न जो है राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में है जो 352 से संबंधित है और ये ऐसे हो जाएगा यानी कि 356 राष्ट्रपति शासन है और इसको जो है कि राज्य आपातकाल या फिर संवैधानिक आपातकाल के भी नाम से जाना जाता है और ये कब लगाया जा सकता है जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो तब इसको लगाया जाता है। अगले आपातकाल देखेंगे 360 जिसको कि वित्तीय आपातकाल कहते हैं। 360 जिसको कि वित्तीय आपातकाल कहते हैं और इसमें हम देखें इसको जो है वित्तीय तंत्र की विफलता या फिर ऐसे कह सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र की विफलता जब वित्तीय संविधान में जब वित्तीय स्थायित्व या फिर वित्तीय साख के खतरे के कारण जो है इसको लगाया जाता है। तो ये हो गया वित्तीय आपातकाल। 3 प्रकार के आपातकाल हो गए, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। और इस प्रकार इस प्रश्न में अगर हम देखें तो आपातकाल की घोषणा जो है जो कि 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है तो यह भारतीय संविधान के संघीय चरित्र का उल्लंघन करता है। क्योंकि इसको अगर हम समझें ये जो कथन दिया हुआ है तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र को किसी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी केंद्र को इसमें शक्ति प्राप्त हो जाती है राज्य के किसी भी विषय पर जो है कि निर्देश देने की। इस प्रकार राज्य सरकारों को पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में लाया जाता है। तो वही कह रहा है कि यह भारतीय संविधान के संघीय चरित्र का उल्लंघन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता है और ऑप्शन है राष्ट्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को कुछ शक्ति देती है,
बी है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का वितरण किया जाता है। सी है निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। और डी है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। और इसमें हम देख लेंगे, इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है और ये संघीय सरकार की विशिष्ट विशेषता है। देखेंगे संघीय व्यवस्था में जो है प्रांतीय सरकार संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करती है, जबकि अगर हम एकात्मक सरकार में देखें, जबकि हम एकात्मक सरकार में अगर देखें तो इसमें सत्ता का कोई भी विभाजन नहीं होता है और यदि प्रांतीय सरकारें मौजूद हैं तो वो केंद्र सरकार से शक्ति प्राप्त करती हैं इसमें। तो इस प्रकार हम देख लेंगे संघीय सरकार की विशिष्टता, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सरकार की संघीय प्रणाली में शक्ति जो है वो सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच विभाजित रहती है, जबकि एकात्मक सरकार में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि साइबर कानून विषय को किस सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन देख लेंगे, ए है संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है समवर्ती सूची और डी है अवशिष्ट विषय। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अवशिष्ट विषय में भारतीय संविधान में विषयों को 3 सूची में विभाजित इसको किया गया है और एक हो जाएगा संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की सूचियों में भारत का संविधान इस 3 प्रकार की सूचियां दी हुई हैं और इसमें हम देखेंगे संघ सूची क्या है, जिन पर जो है कि संघ सरकार कानून बनाती है या केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरा हम देखेंगे राज्य सूची, इन विषयों पर राज्य सरकार द्वारा कानून बनाया जाता है। और समवर्ती सूची में है केंद्र और राज्य सरकार इन दोनों जो है कि इस विषयों पर कानून बना सकती हैं। तो ये जो है कि ये सूचियां दी हुई हैं। अन्य सभी भी विषय इसको छोड़ के जो विषय जो है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में आते हैं, उनको छोड़ के अन्य सभी जो विषय हैं वो जो है कि अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं और इन मामलों पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो केवल और केवल केंद्र के पास होती है। और ये प्रावधान जो लिया गया है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब साइबर कानूनों को देखें तो साइबर कानूनों का उल्लेख जो है संविधान की किसी भी सूची में नहीं किया गया है, इसलिए यह अवशिष्ट विषयों के दायरे में आता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है। ए है अनुच्छेद 263, बी है अनुच्छेद 265, सी है अनुच्छेद 260 और डी है अनुच्छेद 270। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की जाती है। और इसमें हम देखें यदि किसी भी समय जो है कि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है, इसकी स्थापना तब की जाती है कि जब किसी भी समय यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि ऐसी परिषद का गठन जो है कि सार्वजनिक हित में जरूरी है, तो वो जो है कि इसका गठन करता है। अब अन्य देखेंगे तो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग को देखें तो ये जो है कि सरकारीय आयोग है। सरकारीय आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है और इसको हम टाइम देख लेंगे तो 1983 से 87 जो है इसका टाइम हो जाएगा सरकारीय आयोग का। और संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत इसी आयोग के द्वारा जो है कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया गया था और इसमें जो है 1990 में इस परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की प्रश्न देखेंगे यहाँ। प्रश्न इसमें देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं हैं। इसको हम राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताएं भी कह सकते हैं या फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता भी कह सकते हैं। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है दोहरी कार्यकारिणी,
दूसरा है शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा है स्पॉइल्स प्रणाली और चौथा है उत्तरदायित्व का अभाव। और सही उत्तर इसमें से चुनना है। विकल्प देख लेंगे, ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 4, सी है केवल 1 और डी है 2, 3 और 4। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 2, 3 और 4 इसका जो है कि सही उत्तर है। राष्ट्रपति प्रणाली की कुछ विशेषताओं को देख लेंगे या फिर अध्यक्षात्मक प्रणाली की कुछ विशेषताओं को। तो उसमें है एकल कार्यकारिणी, तो यहाँ जो है कि दोहरी कार्यकारिणी दिया है, इस कारण जो है कि ये गलत है। बाकी 3 जो है वो सही है। और इसमें हम और जोड़ लेंगे एकल कार्यकारिणी, दोहरी नहीं एकल, एकल कार्यकारिणी, उत्तरदायित्व का अभाव। इसी प्रकार हम अन्य इसमें देखें तो इसमें जो है कि राजनीतिक एकरूपता का अभाव भी हो जाएगा। आगे हम एकल सदस्यता, ये भी अध्यक्षात्मक विशेषता है। राष्ट्रपति की प्रभावी भूमिका, राष्ट्रपति की प्रभावी भूमिका, ये सभी जो है। और आगे हम देखेंगे स्पाइल्स प्रणाली और निम्न सदन का विघटन नहीं होता है, निम्न सदन का विघटन नहीं। तो ये सभी विशेषताओं को देखें तो ये सभी अध्यक्षात्मक की विशेषता हो जाएगी, यानी कि एकल कार्यकारिणी, शक्तियों का पृथक्करण, स्पाइल्स प्रणाली, उत्तरदायित्व का अभाव, एकल सदस्यता, राष्ट्रपति का जो है कि राष्ट्रपति की प्रभावी भूमिका और निम्न सदन का विघटन नहीं होता है। ये सभी अध्यक्षात्मक विशेषता हो जाएगी। जबकि संसदीय प्रणाली की बात करें जो कि अभी भारत में है, तो इसमें हम देखेंगे तो वास्तविक और नाम मात्र का प्रमुख जो है सरकार की संसदीय प्रणाली की ये एक विशेषता है। नाम मात्र का कार्यकारी राज्य का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ हम राष्ट्रपति को देखें तो ये जो है कि नाम मात्र के कार्यकारी हैं, और प्रधानमंत्री को देखें तो ये जो है कि वास्तविक कार्यकारी हैं। और इसमें और देखें राष्ट्रपति प्रणाली में देखें तो एकल कार्यकारिणी होती है जिसमें सरकार और राज्य का प्रमुख जो होता है वो एक ही होता है। और इसकी एक और विशेषता हम देखें तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीनों अंग जो होते हैं वो एक दूसरे से इसमें स्वतंत्र होते हैं। और भारत में देखेंगे तो ये तीनों जो है कि एक दूसरे से जो है कि संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। बी है भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। और डी है विधायी व्यवस्था वाले केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत के आधार पर की जाती है। कौन सा कथन इसमें से सही है इसको देखेंगे। और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। अब हम आर्टिकल इससे संबंधित देखेंगे तो संविधान में जो है आर्टिकल 153 153 में जो है कि ये उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया है, और जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये पहला कथन जो हो जाएगा इस प्रकार ये सही हो जाएगा। और हम देखें तो अनुच्छेद 217 के तहत आर्टिकल 217 और 217 के तहत देखें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो इस प्रकार हम कथन बी देख लेंगे।
तो दूसरा कथन भी इस प्रकार जो है कि गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। दूसरा कथन गलत है। आगे हम देखेंगे तो भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। तो कथन सी इस प्रकार ये सही हो जाएगा। और आगे हम है कि विधायी व्यवस्था वाले केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा की जाती है बहुमत के आधार पर। तो देखेंगे 239 के तहत जो है विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो उपराज्यपाल के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा। और जो सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। और ऑप्शन देख लेंगे। ए है सुकुमार सेन, बी है फखरुद्दीन अली अहमद, सी है नीलम संजीव रेड्डी और डी है शंकर दयाल शर्मा। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी शंकर दयाल शर्मा। देखेंगे शंकर दयाल शर्मा जो है 1992 से 1997 तक जो है कि भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे थे। भारत के 9वें राष्ट्रपति ये रहे थे और राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति भारत के 8वें जो है ये राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य विकल्पों को भी इसमें देखेंगे। सुकुमार सेन को तो ये एक जो है कि भारतीय सिविल सेवक थे जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। और इनको हम देखें दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद को तो ये जो है 1974 से 1977 तक जो है भारत के 5वें राष्ट्रपति रहे थे। और जाकिर हुसैन के बाद भारत के ऐसे दूसरे ये राष्ट्रपति थे जिनका देहांत जो है कि कार्यकाल के समय ही हो गया था। तो ये भी उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये भी भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान ही इनका देहांत हो गया था और पहले जो थे वो जाकिर हुसैन थे। आगे हम देखेंगे नीलम संजीव रेड्डी को तो ये जो है कि 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। छठे राष्ट्रपति के रूप में जो है कि इन्होंने काम किया और इन्होंने जो है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य नहीं है। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों को देखें तो ए है मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, बी है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, सी है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन और डी है मंत्रालयों विभागों के बीच मतभेदों को दूर करना और सर्वसम्मति बनाना। तो इसमें कौन सा कार्य नहीं है पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन करना। अब हम मंत्रिमंडलीय सचिवालय को देखेंगे तो मंत्रिमंडलीय सचिवालय जो है ये प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है। पीएम कार्यालय के अधीन कार्य करता है तथा सचिवालय का प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो कि सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। और इसमें हम देखें आगे है कि मंत्रालयों को जो है कि वित्तीय संसाधन आवंटित करना मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य नहीं है बल्कि इसको हम देख लें तो ये वित्त मंत्रालय का कार्य है। तो इसको हम देख लेंगे ये इसका कार्य नहीं है बल्कि ये वित्त मंत्रालय का कार्य है और इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का एक प्रकार लघुकरण लघुकरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है। और इसमें हम देख लेंगे
ए है दंडावधि को कम करना, बी है दंड और बंदीकरण दोनों को हटाना, सी है दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना और डी है दंड पर अस्थायी रोक लगाना। और इसमें लघुकरण के संदर्भ में देखें तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। अब जो है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों को देखें तो ये अनुच्छेद 72 से संबंधित है, आर्टिकल 7(2) और इसमें जो है कि राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति दी गई है और ये जो है कि 5 प्रकार की शक्ति इसमें दी गई है। एक-एक करके इसको हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्ति को पहला इसमें हो जाएगा क्षमा या फिर पार्डन। और इसमें जो है दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है, यानी अपराधी को पूरे तरीके से जो है कि मुक्त कर दिया जाता है। सभी दंड, दंडादेश जो भी दिए गए हैं, पूर्णतः मुक्त इसमें अपराधी को कर दिया जाता है। दूसरा हम इसी में देखेंगे जो है कि परिहार। परिहार जिसको रेमिशन और इसके अंतर्गत जो है अ, सजा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना किसी सजा की अवधि को कम कर दिया जाता है। तो सजा की जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन नहीं परिवर्तन नहीं होती है, नहीं किया जाता है। सजा की प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। जैसे कि इसके उदाहरण को हम समझ सकते हैं 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। यानी जो है कि प्रकृति उसकी बदली नहीं, कारावास की सजा ही है, लेकिन इसको जो है कि 2 वर्ष से घटा के 1 वर्ष कर दिया गया है। तो पहला हो गया क्षमा, दूसरा हो गया परिहार, तीसरा हम देखेंगे लघुकरण। तो लघुकरण को यहाँ देखा कि जो है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना, तो ये लघुकरण हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि अ, मौत की सजा कठोर कारावास जैसे मौत अगर किसी को मृत्यु दंड ये दिया गया हो, मौत की सजा दी गई हो, तो उसको परिवर्तित कर देना और उसको जो है कि कठोर कारावास में परिवर्तित कर देना। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दंड का स्वरूप इसमें बदल गया, यानी कि जो है कि मृत्यु दंड से उसको जो है कि कठोर कारावास में उसको परिवर्तित कर दिया गया, तो ये लघुकरण हो गया। अगला हम देखेंगे विराम। विराम जो है इसका अर्थ है किसी दोषी को मूल रूप से दी गई सजा को किसी विशेष परिस्थितियों में रोक देना। तो इसको जो है कि विराम कहते हैं कि सजा को किसी विशेष कारण से इस पर रोक देना जैसे कि शारीरिक अपंगता या फिर कोई महिला की गर्भावस्था इत्यादि को देखते हुए। और पांचवा हम देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को, तो ये हो जाएगा प्रविलंबन। प्रविलंबन और इसका अर्थ है कि किसी दंड पर अस्थायी रोक लगाना और इसका उद्देश्य ये है कि जैसे कि अस्थायी रोक लगाना किसी दंड पर, जैसे कि किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया तो उस पे जो है कि कुछ समय के लिए उस पे रोक लगा दिया जाए ताकि जो भी अपराधी है, जो भी दोषी व्यक्ति है, वो राष्ट्रपति से क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप में परिवर्तन की याचना कर सके। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, पहला हो गया क्षमा, दूसरा हो गया परिहार, तीसरा लघुकरण, चौथा विराम और पांचवा हो गया प्रविलंबन और ये हो गई राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो कि अनुच्छेद 72 से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहला है भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय समितियों का उल्लेख नहीं है। दूसरा है सरकार ने नई समिति रोजगार और कौशल विकास मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है और तीसरा है सभी मंत्रिमंडलीय समितियों का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। कौन सा इसमें से कथन सही है? ए है केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल 1 और 2 इसमें से सही है। देखेंगे मंत्रिमंडलीय जो समितियां होती हैं वो संविधानेतर जो है कि निकाय है
और इसमें हम देखें तो मंत्रिमंडलीय समितियों को, तो ये 2 प्रकार की होती हैं। अगर हम मंत्रिमंडलीय समितियों को देखें तो ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला इसमें हो जाएगा पहला है स्थायी और दूसरा है तदर्थ। ये 2 प्रकार की मंत्रिमंडलीय समितियाँ हैं। स्थायी मंत्रिमंडलीय जो समितियाँ होती हैं वो स्थायी प्रकृति की होती हैं, जबकि तदर्थ मंत्रिमंडलीय समितियाँ जो होती हैं ये अस्थायी होती हैं। अब इसमें देखेंगे तो मंत्रिमंडलीय समितियों को देखें तो जैसे 2019 में सरकार ने कुल 6 जो है 6 मंत्रिमंडलीय समितियों को 2019 में जो है कि सरकार द्वारा उनका गठन किया गया था। जैसे कि हम देखेंगे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, आवास पर मंत्रिमंडल समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, ये सभी समितियाँ। और आगे हम देखें कुछ नई समितियों का भी इसमें गठन किया गया है, जिसमें नई समिति रोजगार और कौशल विकास मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। तो ये भी जो है कि कथन सही है। नई समितियों का गठन 2 नई समितियों का बाद में गठन किया गया। पहले 6 समितियों का गठन किया गया, उसके बाद जो है कि 2 नई समितियों का भी गठन किया गया है, जिसमें इसमें हम देखें तो नई समिति में रोजगार और कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, ये जो है कि 2 नई समितियाँ हैं। और ये तीसरा कथन कह रहा है कि सभी मंत्रिमंडलीय समितियों का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इसको हम देखेंगे कि संसदीय मामलों और आवास पर मंत्रिमंडल समितियों की अध्यक्षता इसमें जो की जाती है, जैसे संसदीय मामलों की समिति ये भी एक समिति है और आवास पर मंत्रिमंडल समिति वो भी एक समिति है उन 6 समितियों में से। तो इसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार हम देखें तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है कि तीसरा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी समितियों का नेतृत्व जो है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं किया जाता है। और ऑप्शन 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य के राज्यपाल के कार्यालय के संदर्भ में इसमें उत्तर चुनिए। और इसमें विकल्प देखेंगे कि राज्य के राज्यपाल का कार्यालय एक वैधानिक कार्यालय है। बी है राज्यपाल के पद की शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। सी है राज्यपाल को राष्ट्रपति की तुलना में अधिक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं। और डी है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है। और इसमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी राज्यपाल को जो है कि अगर विवेकाधीन शक्तियों की बात करें तो ये जो है कि राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों से अधिक विवेकाधीन शक्तियां जो हैं जो कि स्वविवेक पे निर्भर हैं वो राज्यपाल को प्राप्त हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल जो है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। जिस प्रकार जो है जो राष्ट्रपति होता है वो केंद्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्यपाल जो है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। और राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और वो राष्ट्रपति जो है कि आज्ञा पत्र के माध्यम से उसकी नियुक्ति की जाती है। और वर्ष जो है कि 1979 में देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि राज्य के राज्यपाल का कार्यालय जो होगा वो केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है, बल्कि ये एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कार्यालय एक संवैधानिक कार्यालय है। तो ये वैधानिक नहीं है, बल्कि जो ये है यानी इसका कार्यालय जो है कि स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। आगे हम देखें तो राज्यपाल को जो है कि पद की शपथ जो दिलाई जाती है वो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। और अगर जो है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हों अगर वो अनुपस्थित हों तो इसके जगह पे जो है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाएगा। और राष्ट्रपति द्वारा जो है प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों से राज्यपाल को
अधिक विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करना। दूसरा इसमें हम देख सकते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। अगला हम देखेंगे पड़ोस के केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन का जो है कि समय को जो है कि बताना राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार हम देखें तो इसको जो है कि विवेकाधीन शक्तियाँ अधिक प्राप्त हैं। और डी कह रहा है कि राज्यपाल का कार्यालय 5 वर्ष की अवधि का होता है। तो देखें राज्यपाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। हालाँकि 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो इस प्रकार ये कथन भी गलत हो जाएगा। इसमें केवल ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें देखेंगे पहला कथन है कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है। दूसरा है वह संसद का अंग नहीं है और तीसरा है कि 11वें संविधान संशोधन में उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के प्रावधान को हटा दिया गया है। और इसमें से कौन सा कथन सही है? विकल्प देखेंगे ए है 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी केवल और 1 और 3 जो है वो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में देखेंगे आर्टिकल 63 ये उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89(1) इसमें कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो पहला जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और हम देखें संवैधानिक व्यवस्था में तो उपराष्ट्रपति पद का धारक जो है उस उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कार्यपालिका का अंग है अगर संवैधानिक व्यवस्था में देखें तो। लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में जो है वह संसद का अंग भी होता है। इस प्रकार उसकी दोहरी भूमिका होती है और 2 अलग-अलग पृथक पद वो धारण करता है। तो ये दूसरा कथन इसीलिए गलत हो जाएगा कि वो संसद का अंग नहीं है। तो देखेंगे वो संसद का अंग है। और आगे है कि संविधान के अनुच्छेद 66(1) को देखें। संविधान के अनुच्छेद 66(1) इसके अंतर्गत जो है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों के संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों सदनों के सदस्यों के संयुक्त बैठक के द्वारा किया जाता है। और यह प्रक्रिया अगर हम देखें तो 1961 के 11वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दी गई है। इसमें ये कहा गया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के संयुक्त बैठक के द्वारा की जाएगी। तो ये अब हटा दिया गया और वर्तमान में अब क्या है 11वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया और वर्तमान में क्या है तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचन मंडल के द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसकी जगह पे जो है कि ये प्रावधान ला दिया गया है। तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। अगला है कि लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है, न कि उस मामलों का जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हों। दूसरा है कि लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल प्रकृति के हैं, न कि आपराधिक प्रकृति के। सी है प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। और डी है उपरोक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है। तो इसमें जो हम ऑप्शन देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई सा भी कथन सही नहीं है। एक-एक करके कथनों को देखेंगे तो पहला कथन जो है तो देखिए तो लोक अदालत जो है ये वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है जहाँ न्यायिक अदालत में या फिर पूर्व मुकदमेबाजी में जो भी लंबित विवाद हैं या फिर जो मामले हैं उनका निपटान किया जाता है। तो ये कह रहा है कि लोक अदालतों के अधिकारित मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है, न कि उन मामलों की जो पहले से किसी न्यायालय में लंबित हों। तो इस प्रकार ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि अगर हम इसमें देखें तो लंबित विवाद या मामलों का निपटारा भी इसमें किया जा सकता है।
तो ये कथन जो है कि गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि लोक अदालतें ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती हैं जो सिविल प्रकृति के हैं, न कि आपराधिक प्रकृति के। तो देखें, तो लोक अदालतों को जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत संविधिक दर्जा दिया गया है और इसके द्वारा जो है जो निर्णय पारित किया गया था, इसके द्वारा पारित जो निर्णय है उसमें ये कहा गया है कि अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होंगे जो ये निर्णय होंगे, जो इसमें जो भी निर्णय होंगे और इसके खिलाफ जो है कि किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। और ये प्रश्न जो है कि सिविल प्रकृति के हैं, न कि आपराधिक प्रकृति के। तो देखें, तो लोक अदालतें जो हैं वो दिवाली मामलों के साथ-साथ आपराधिक मामलों का भी निपटान करती हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो ये भी कथन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। देखेंगे, लोक अदालत की अध्यक्षता जो है वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है, जिसमें 2 अन्य सदस्य यानी कि एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होते हैं। तो ये तीनों कथन इस प्रकार से गलत हो जाएँगे और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहला है कि भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है और दूसरा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। कौन सा कथन इसमें से सही है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल 2। देखेंगे अनुच्छेद 165 एक जो है, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के किसी योग्य किसी भी व्यक्ति को, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, उसको जो है कि राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। अतः कथन एक सही नहीं है। पहला कथन इस प्रकार से गलत हो गया। अगर हम महाधिवक्ता के कार्य को देखें तो ये जो है कि राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है। राज्य प्रमुख यानी राज्यपाल को ये विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है तथा उ अन्य देखें तो वह राज्य के दोनों सदनों में यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में ये राज्यसभा के दोनों सदनों में कार्यवाही दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन मतदान करने की शक्ति उसमें नहीं है। तो इस प्रकार ये हो गया महाधिवक्ता के बारे में। दूसरा ये कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के उबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय और सलाहकारी अधिकारिता होती है। तो ये भी कथन जो है कि सही हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे राज्य स्तर पर जो है उच्च न्यायालयों का मूल अपीलीय और सलाहकारी क्षेत्राधिकार होता है। यानी किसी भी न्यायाधिकरण या फिर अधीनस्थ अदालत द्वारा विधि के प्रश्न के संबंध में जो हाई कोर्ट है उसको संदर्भित कोई भी मामला उच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न जो है कि ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। और दूसरा है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। सही उत्तर इसमें से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। विकल्प देखेंगे, ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। तो ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल 2। इसमें हम देखेंगे कि इस अधिनियम के अनुसार जो है ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले देखता है और केवल इस कथन में दिया है कि केवल सिविल मामले देखता है। तो देखेंगे कि ये दोनों प्रकार के मामले देखता है और ये केवल वैसे आपराधिक मामले ही देखता है जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की सजा होती है। तो इस प्रकार ये कथन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। आगे हम देखें
तो यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो ये कथन जो है सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं? न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले कौन-कौन से प्रावधान हैं? ए है न्यायाधीशों की नियुक्ति में संघीय विधायिका की कोई भूमिका होती है। बी है न्यायपालिका वित्तीय रूप से न तो विधायिका और न ही कार्यपालिका पर निर्भर है। सी है न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों को व्यक्तिगत आलोचनाओं से उन्मुक्त नहीं रखा गया है। और डी है न्यायपालिका को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार नहीं है। तो न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कौन-कौन से प्रावधान करते हैं? और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी न्यायपालिका वित्तीय रूप से न तो विधायिका और न ही कार्यपालिका पर निर्भर है। इसको देख लेंगे कि अगर भारतीय संविधान में देखें तो कई उपायों के माध्यम से जो है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित इसमें की गई है और न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। इस प्रकार ये सुनिश्चित किया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में दलगत राजनीति की कोई भी भूमिका नहीं होगी, उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस प्रकार कथन जो पहला हो जाएगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में संघीय विधायिका की कोई भूमिका होती है, ये जो है कि सही नहीं है। और आगे हम देख लें तो न्यायाधीशों के कार्यकाल पे तो न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो निश्चित होता है, वो सेवानिवृत्त होने तक जो है कि अपने पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद के स्वरूप ही अगर देखें तो अपवाद के स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। और कार्यकाल की सुरक्षा के कारण जो है न्यायाधीश बिना किसी भय के जो है अपना काम कर सकते हैं। अन्य में इसमें देखें तो इसमें है कि न्यायपालिका न ही कार्यपालिका और न ही विधायिका पर वित्तीय रूप से निर्भर है। तो इसको देखेंगे तो संविधान के अनुसार जो है न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के लिए विधायिका की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसे भारत की संचित निधि और राज्यों की संचित निधि पर भारित किया गया है। अतः कथन दूसरा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तीसरा कथन दिया गया है कि न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों को व्यक्तिगत आलोचनाओं से उन्मुक्त नहीं रखा गया है। तो देखेंगे न्यायाधीशों का जो जजों का जो भी कार्य होता है और जो भी निर्णय होते हैं वो व्यक्तिगत जो भी आलोचनाएँ हैं उनसे उन्मुक्त इनको रखा गया है। और चौथा ये कह रहा है कि न्यायपालिका को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार नहीं है, तो ये कथन भी गलत है क्योंकि न्यायपालिका की अवमानना के दोषी को अगर किसी को पाया गया तो वो जो है कि न्यायपालिका के पास उसे दंडित करने का पूरा अधिकार है। तो ये 3 जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा जो है कि ये 3 कथन जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और इसमें ऑप्शन कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन पहला है, इसे 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। दूसरा है, इसे संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा में भूमि सुधारों के संरक्षण के लिए जोड़ा गया था। और तीसरा है, इस अनुसूची में शामिल सभी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। तो 9वीं अनुसूची के संदर्भ में देखें और विकल्प देख लेंगे कौन-सा इसमें सही है। तो ए है केवल 1, बी है 1 और 2, सी है केवल 3 और डी है 2 और 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि केवल 1 और 2 इसमें केवल 1 और 2 जो कथन है, वो सही हैं। देखिए तो अनुच्छेद 31 बी तथा 9वीं अनुसूची को जो है पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसलिए कथन 1 जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और दूसरा हम देखेंगे कि इसे संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक समीक्षा से भूमि सुधारों के संरक्षण के लिए जोड़ा गया था। तो इसका उद्देश्य जो है भूमि सुधार कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती देने से बचाना था। और संविधान के 13(2) में देख लेंगे, संविधान का 13(2) जो है अनुच्छेद 13(2) इसके अनुसार राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को जो है कि कम करते हों। तो इस प्रकार हम देखेंगे अतः दो कथन दूसरा भी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तीसरा कथन ये कह रहा है कि इस अनुसूची में शामिल सभी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है।
तो ऐसा नहीं है, इसमें जो है कि पूर्ण प्रतिरक्षा इसको प्रदान नहीं की जाती है। तो ये जो है कि गलत हो जाएगा और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न अगली क्लास में डिस्कस होंगे। थैंक यू।